अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज मैं आप सबके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका मूड जो है वो बहुत लो रहता है। आपका अकेले रहने का दिल करता है, आपका किसी से बात करने का दिल नहीं करता। हर वक्त आपको ये फील होता है कि अगर आप किसी से कोई बात शेयर करेंगे तो लोग आपको जज करेंगे। और कनाडा में हर दूसरा बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं डिप्रेशन में कैसे गई, मैंने क्या सिम्टम्स फेस किए, मैंने किसको पहले बताया, कैसे डायग्नोस हुआ और मैंने कौन सी मेडिकेशंस ली या ले रही हूँ, वो सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो अभी जो है मेरी अपॉइंटमेंट है मेरे साइकेट्रिस्ट के साथ, मैं उधर जा रही हूँ। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का ऑफिस भी दिखाऊंगी कि साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के जो ऑफिस होते हैं वो कैसे लगते हैं। कनाडा में 2015 में आई थी और जो मेरा बड़ा बेटा है वो 2016 में पैदा हुआ था। जब वो पैदा हुआ तो जाहिर है वो जब एक औरत इतनी ज़्यादा चेंजेस से गुजरती है और ख़ास तौर पे जब वो अपने घर को छोड़कर आती है, एक नई जगह होती है जहाँ पे उसको एडजस्ट करना होता है। तो मेरे लिए भी वो चीज़ें ना बिल्कुल नई थी। एक तो एक कल्चरल चेंज बहुत बड़ा था, वेदर का चेंज बहुत ज़्यादा था। और वो जो टाइम था हम लोगों का वो स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड भी दो दो जॉब्स कर रहे थे, मैं घर पे अकेली होती थी। और मैंने नोट करना शुरू किया था उसके बाद कि मुझे ना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगे हैं। इतने ज़्यादा मूड स्विंग होते थे कि मैं खुद परेशान हो जाती थी कि थोड़ी देर में कुछ हो रहा है और थोड़ी देर बाद कुछ और होता था। और जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया था, उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में ये चीज़ ली थी और मुझे कहा था कि हम लोग क्लिनिक चलते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस फिर इसी चक्कर में कि आज अपॉइंटमेंट लूँगी कल लूँगी तो टाइम काफ़ी गुजर गया। उसके बाद फिर 2018 में मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रही। एक माँ का जो अपने बच्चे के साथ कनेक्शन होता है, मेरी कोशिश करने के बावजूद मैं उस चीज़ में फ़ेल हो रही थी। और डर के किसी से भी बात नहीं कर रही थी, किसी से शेयर नहीं कर रही थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं अपने बच्चे के साथ वो कनेक्शन नहीं बना पा रही, वो बॉन्ड नहीं बना पा रही जो एक माँ का अपने बच्चे से होता है। उस टाइम पे मेरा दिल करता था कि मैं सिर्फ अकेली रहूं, मेरे पास कोई भी ना आए, मैं किसी से बात ना करूं। हर वक्त दिल करता था कि बस अंधेरा और मैं वहां पे बैठी रहूं। और हर छोटी छोटी बात पे रोना आता था और इतना रोती थी मैं अकेले बैठकर। जैसे ही रात होती थी मुझे परेशानी शुरू हो जाती थी कि अब रात आ गई है, अगला दिन शुरू होगा और इसी तरह मेरी जिंदगी का एक और दिन गुजर जाएगा। हर गुजरते दिन के साथ मैं मजीद डिप्रेशन में जाती जा रही थी। फिर भी मैंने किसी से बात नहीं की उस टाइम पे, बस इसी डर से कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो वो कहेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तुम गलत फील करी हो। या मैं ये डरती थी कि अगर मैं ये बताऊंगी कि मैं अपने बच्चे से वो बॉन्ड नहीं बना पा रही तो लोग मुझे जज करेंगे। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मैं इस चीज़ को डील करती रही, मगर किसी से शेयर नहीं किया कभी। फिर कुछ सालों के बाद जब मैं अपनी बेटी की बार प्रेग्नेंट हुई तो मेरे फादर की डेथ हो गई। उस टाइम पे मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उस टाइम पे मैं सफ़र नहीं कर सकती थी। लूजिंग अ पेरेंट इज़ नॉट ईजी। उस टाइम पे मेरे पे क्या गुजर रही थी मुझे पता था, क्योंकि ना मैं अपने बाप से आखिरी दफ़ा बात कर सकी, ना उन्हें मैं देख सकी। बस ये गम खाए जा रहा था अंदर ही अंदर कि मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मैं अपने बाप को आखिरी दफ़ा भी ना मिल सकी। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे एक पैनिक अटैक आया और जब पैनिक अटैक आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी टांगों में से जान निकलती जा रही है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप घर आएँ। वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, इमरजेंसी हॉस्पिटल हम लोग गए। उसके बाद उन्होंने हमें एक रूम में बिठा दिया जहाँ पे मुझे याद है कि डिम लाइट्स थी और बहुत लाइट मेडिटेशन म्यूज़िक लगा हुआ था। कुछ देर उन्होंने मुझे वहाँ पे बिठाया, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे रहे। फिर जब मुझे थोड़ा सा होश आने लगा या मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं समझ रही हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैंने देखा कि एक नर्स मेरे पास खड़ी थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे और वो मुझे प्यार कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएं। मैं उधर गई, उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट वगैरह लिए, एक पेपर था उस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे और मैंने उनको फिल आउट किया। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको मैं रेफ़र कर रहा हूँ साइकेट्रिस्ट के पास। जब पहली अपॉइंटमेंट पे मैं गई थी, मुझे याद है अभी भी, सिर्फ साइकेट्रिस्ट ने अभी मुझसे ये पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो मैं रोने लग गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों रो रही हूँ और मैं रोए जा रही थी। उस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा सा टाइम लें, जब आप बेटर फील करेंगी फिर हम बात करेंगे। तो थोड़ी देर बाद जब मैंने बेटर फील करना शुरू किया तो डॉक्टर ने मुझसे सवाल किया कि जोया कौन है और जोया कहाँ से आई है और जोया का बैकग्राउंड क्या है।
और यकीन करें कि इस सिंपल से सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उस अपॉइंटमेंट के बाद डॉक्टर ने डिसाइड किया था कि मुझे मेडिकेशन की ज़रूरत है, और जब मैंने वो मेडिकेशन स्टार्ट की थी उसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट थे कि मेरे बाल गिरते जा रहे थे, और इतनी घबराहट होती थी वो मेडिसिन खा के कि मेरा दिल करता था कि मैं घर से कहीं भाग जाऊं। फिर ये हर दूसरे दिन का काम बन गया था कि मुझे पैनिक अटैक आते थे, और इतने बुरे पैनिक अटैक आते थे कि मुझे तो होश होती नहीं थी कि मैं क्या बोल रही हूँ या क्यों रो रही हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम था जो गुजर गया। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया उस मुश्किल वक्त में। फिर जब भी मुझे पैनिक अटैक आता था तो मेरे हस्बैंड को पता चल गया हुआ था कि इस चीज़ को कैसे डील करना है। कभी वो मुझे वॉक पे ले जाते थे, कभी मुझे गाड़ी में बाहर ले जाते थे। थोड़ी देर मैं बाहर रहती थी तो मुझे अच्छा फील होता था और मैं ठीक हो जाती थी। फिर मुझे पता चला कि मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन था जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था तब से, और मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं दी अपनी हेल्थ को। अगर उस टाइम पे मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे देती या मैं समझ जाती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आज ये नौबत ना आती। और जब मैंने साइकेट्रिस्ट के पास जाना शुरू किया तो वहाँ से मैंने सीखा कि मुझे अपने बच्चों को टाइम कैसे देना है, अपने शोहर को टाइम कैसे देना है, कैसे उनके साथ बॉन्डिंग करनी है। एक और बात थी मेरे साथ कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। मैंने कभी भी अपनी फीलिंग्स को अपने बहन भाइयों के साथ भी एक्सप्रेस नहीं किया था, अपनी माँ को कभी नहीं कहा था, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने माँ बाप से कोई प्यार ना करे। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अपने माँ बाप से, मगर मैं उस टाइम पे उन्हें कभी कह ही नहीं पाई कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। और प्लीज़ अगर आप में से किसी को भी ये सिम्टम्स फील होते हैं, आप लोनली फील करते हैं, आपको रोना आता है, आपका किसी से मिलने का दिल नहीं करता, या आप किसी अपने फैमिली मेम्बर से बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे, तो प्लीज़ जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हम लोग इसी चीज़ में मारे जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों का अगर किसी को बताएंगे तो वो लोग हमें जज करेंगे और बोलेंगे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने 3 साल इस चीज़ को डील किया है, और ये 3 साल मेरी ज़िंदगी के कैसे गुजरे हैं ये मुझसे या मेरे शोहर से बेहतर कोई नहीं जानता। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैंने सोचा कि अगर मैं इसी तरह रहूंगी तो मेरे बच्चों को कौन टाइम देगा, क्योंकि एक माँ से अच्छा टाइम अपने बच्चे को कोई नहीं दे सकता। मैंने उस टाइम पे सोचा कि मुझे इनकी खातिर ठीक होना है, मुझे इनकी खातिर जीना है, और अब मैंने अपने दिमाग में या अपने जहन में ऐसी कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लेके आनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को टाइम देना शुरू किया, और मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आया है। डिप्रेशन से या एंजाइटी से डील करना कोई आसान काम नहीं है, मगर कोई नामुमकिन बात भी नहीं है ये। अब जाके मुझे समझ आती है कि अगर ये बात मैं पहले समझ जाती या मैंने पहले डॉक्टर के पास चली जाती तो मुझे ये मेडिकेशन की नौबत ना आती। क्योंकि मेडिकेशन हम ले तो लेते हैं, उसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप डेली लाइफ में उनको फ़ील करते हैं, और अगर आपकी कोई डोज मिस हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को टाइम दें, अपने आप को वैल्यू दें। अगर आप अपने लिए टाइम निकालेंगे तो हर चीज़ बेहतर होती जाएगी। और अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आप अच्छा फील कर रही हैं, तो आप अपने घर को भी अच्छा टाइम देंगी, अपने बच्चों को भी अच्छा टाइम देंगी, और अपने हस्बैंड को भी अच्छा टाइम देंगी। और जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जब से मैंने अपने आप को टाइम देना शुरू किया है, मैं कितना अच्छा फील करने लग गई हूँ। अगर आप अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए अपने से अलग कर देते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, वॉक पे जाएं। मुझे वॉक ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप वॉक पे जाएं। आज मैंने जो भी बात आपसे की है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे शेयर की है। और फिर मुझे ये भी फील होता था कि अभी मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा या अगले लम्हे ही मुझे कुछ हो जाएगा, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं रहूंगी। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आते थे। बस ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ज़िंदगी किसी की भी परफेक्ट नहीं होती, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और जैसा नज़र आ रहा होता है वैसा नहीं होता। अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम फील करें या लो फील करें तो प्लीज़ उस बंदे से आप बात करें जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। पहला स्टेप आपको खुद ही उठाना होगा, क्योंकि इस टाइम पे उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत है। और ये पर्सन कोई भी हो सकता है, या आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं आप उनसे ये बात करें। अगर आपको लगता है कि वो लोग बिजी हैं तो आप लोग खुद ही पहल करें
क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि आपको उनकी ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, थोड़ा नेचर में जाएं, वॉक करें। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। एक और बात जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, वो है मेरी जॉब। मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे नहीं कहा था कि जॉब करो या बाहर जाओ। वो कहते थे कि आपकी मर्जी, आप करना चाहती हो तो इट्स ओके, नहीं करना चाहती तब भी ठीक है। और मेरे जो साइकेट्रिस्ट हैं वो भी मुझे यही कहते थे कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, ड्राइविंग नहीं आती तो ड्राइविंग सीखो। क्योंकि जोया ने अपने आप को एक ऐसी चार दीवारी में बंद कर लिया है जहाँ पे वो सारे काम कर रही है। बट माँ भी है, एक बीवी भी है, एक बहू भी है, मगर जोया कहाँ पे है, उस चीज़ को फाइंड करो। फिर उसके बाद मैंने ड्राइविंग सीखी और जब मैंने अपना पहला टेस्ट दिया तो मेरा क्लियर नहीं हुआ, दूसरा दिया वो भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब मैं ड्राइविंग नहीं करूँगी, मैं बहुत डिसहार्ट हो गई थी। मगर मेरे बच्चों ने मुझे इतना इनकरेज किया उस टाइम पे कि मामा सब ड्राइव करते हैं तो आप भी कर सकती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब थर्ड ट्राई के लिए गई तो मेरा टेस्ट पास हो गया और मैं बहुत खुश हुई थी उस दिन। फिर मुझे फील हुआ कि वाकई अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं नहीं कर सकती तो मेरे से कभी भी नहीं होगा। डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर आने के लिए आपके लिए कोई हॉबी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को किसी चीज़ में बिजी नहीं करेंगे आप इस चीज़ से आसानी से बाहर नहीं आ सकते। अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, कॉफ़ी पीना अच्छा नहीं लग रहा, या आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो आपको अच्छी लगती होगी या जिस चीज़ को आप इंजॉय करते हैं करना। और दूसरी बात ये कि आप किसी और का वेट मत करें कि वो आपको स्पेशल फील करवाए, आप अपने आप को खुद ही स्पेशल फील करवाएं। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर जाएं, अपने बच्चों को ना टाइम दें, अपने शोहर को ना दें, अपने घर को ना दें। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही। ये सब काम भी हमने करने हैं, मगर सिर्फ ये है कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, अपने आप को वैल्यू करें। एक सिंपल सी बात है, अगर हमने खाना बनाना होता है हम सबसे पूछते हैं कि कल आप लोगों ने क्या खाना है, आपने क्या खाना है। कभी हमने ये सोचा कि हमें क्या पसंद है? हम वो बनाते हैं जो हमारा दिल कर रहा है खाने का। और देखें कि ज़िंदगी के हर मसले का हल हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें हमें अल्लाह ताला पे छोड़नी चाहिए और वो चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ हील होती रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुश्किल वक्त था तो मेरे लिए आसान वक्त भी आया है। मेरे शोहर ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरी एंजाइटी को उस टाइम पे उन्होंने डील किया है। मैं तो डील कर ही रही थी, मगर मेरे साथ मेरे शोहर ने भी वो परेशानी झेली है। अपने आप को हर उस चीज़ से पीछे कर लें, दूर कर लें जो चीज़ आपको परेशान करती है। क्योंकि अगर आप परेशान रहेंगे तो आप कभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। अपने आप को खुश रखना सीखें। सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल यू लव। तो प्लीज़ अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ के साथ डील करें, अपने डॉक्टर से बात करें। जैसा मैंने पहले कहा है, किसी ऐसे इंसान से बात करें जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं या आप जिससे प्यार करते हैं। क्योंकि उस इंसान से बात करना जिसे आप प्यार करते हैं, ये किसी थेरेपी से कम नहीं होता। अगर आप किसी के साथ अपने दिल की बात करते हैं तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं रहती, एटलीस्ट वो आप बाहर निकालते हैं और आप बीमार नहीं होते उस चीज़ से। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और ये व्लॉग बनाने का मकसद मेरा यही था क्योंकि मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर लग रहा है कि इसमें से कोई भी सिम्टम आपको फील हो रहा है तो प्लीज़ गो गेट चेक्ड। हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। अल्लाह ताला उन सब लोगों की मदद फरमाएं जो बीमार हैं और जो इस चीज़ से डील कर रहे हैं। बस आप ये सोचें कि ये मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं है। तो आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।